साहब माफ करना, क्या आप मुझे एक पाव रोटी खरीद देंगे? राठौर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर अपनी शानदार कोट पहने हुए अपनी लग्जरी कार की पिछली सीट पर बैठ ही रहे थे। तभी 10 साल का एक लड़का भीड़ को चीरता हुआ केवल उन्हीं के पास बड़ी सावधानी से आया। साहब, मुझे बहुत भूख लगी है। लड़के की आवाज कांप रही थी। पतली सी जर्सी पहने उस बच्चे के हाथ ठंड से लाल हो गए थे। विक्रम ने अपने बटुए से 2000 रुपये का एक नोट निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। जैसे ही लड़के ने दोनों हाथों से नोट लिया, एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। बच्चे ने अपने बाएं हाथ के अंगूठे से दाहिने हाथ के नाखून को जोर से दबाया। विक्रम का हाथ हवा में ही रुक गया। यह छोटी सी आदत विक्रम की बचपन से लेकर आज तक की आदत थी। जब भी वह तनाव में होता तो अनजाने में ऐसा ही करता था। एक पल में विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 12 साल पहले बांझपन का आरोप लगाकर अपनी पत्नी अंजलि को घर से निकालने की याद उनके सीने में एक खंजर की तरह चुभ गई। यह बच्चा उनके पास ही क्यों आया और उसके पास हूबहू उनकी ही आदत कैसे हो सकती है? मुंबई की उस शांत रात में विक्रम का दिल बेतरतीब ढंग से धड़क रहा था। उन्होंने कार के अंदर जाकर सीट पर अपनी पीठ टिका दी। उनकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। विक्रम सिंह राठौर 52 वर्ष, राठौर इंडस्ट्रीज के मालिक, लेकिन इस एक पल के लिए उनकी कोई भी ताकत, कोई भी दौलत बेमानी थी। अभी अभी देखे उस लड़के का हाव भाव उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से शौकीन से उनकी ओर देखा। चेयरमैन साहब, आप ठीक तो हैं? विक्रम ने बस सिर हिलाया। घर चलो। उनकी आवाज सामान्य से कहीं ज्यादा भारी थी। कार की खिड़की से सर्दियों की रात की सड़कें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। स्ट्रीट लाइट की रोशनी एक एक कर विक्रम के चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उस लड़के का हाथ बार बार सामने आ रहा था। बाएं हाथ के अंगूठे से दाहिने हाथ के नाखून को दबाने की वह क्रिया। विक्रम ने अनजाने में खुद भी वही हरकत की, बिल्कुल वही। जब वह अपने मालाबार हिल के आलीशान बंगले पर पहुंचे तो लिविंग रूम में अंधेरा था। उनकी पत्नी शायद पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थी। विक्रम ने बिना बत्ती जलाए अपनी स्टडी की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा बंद करके वह सोफे पर बैठ गए। खिड़की के बाहर सर्दियों की रात का शहर दिख रहा था। विक्रम ने अपनी मेज की दराज खोली। उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकली। यह शादी के शुरुआती दिनों की तस्वीर थी, जिसमें वह अंजलि के साथ थे। तस्वीर में अंजलि शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। विक्रम उस मुस्कान को देर तक देखते रहे। उन्हें 12 साल पहले लौटना पड़ा। तब विक्रम ने अंजलि से शादी की थी। परिवार में बहुत विरोध हुआ था। उनकी मां गायत्री देवी ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की थी। किसी खानदानी घर की भी नहीं है, लेकिन विक्रम ने अंजलि को चुना था। शादी के शुरुआती कुछ साल शांति से बीते। अंजलि एक शांत और बहुत ही स्नेहमयी इंसान थी। जब विक्रम देर से घर आते तो वह खाने की मेज पर खाना लगाकर उनका इंतजार करती। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसके हर काम में एक अपनापन था। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ। मां की नजरें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। हर त्योहार पर दबे हुए शब्दों में दबाव बनाया जाता। अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। अंजलि हर बार यह सुनकर अपना सिर झुका लेती। उसके कंधे धीरे धीरे झुकते जा रहे थे। विक्रम उसे समझाते, कोई बात नहीं, इसमें समय लगता है। लेकिन उनकी मां का दबाव कम नहीं हुआ। फिर एक दिन उनकी मां अंजलि को एक अस्पताल ले गईं। विक्रम को इस बारे में बाद में पता चला। जिस दिन जांच के नतीजे आए, उस शाम मां ने विक्रम को अपनी स्टडी में बुलाया। दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने एक कागज विक्रम के सामने रख दिया। अंजलि बांझ है, अब और समय बर्बाद मत करो, उसे तलाक दे दो। मां की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। विक्रम ने कागज को देखा। अस्पताल की रिपोर्ट पर लिखा था, बांझपन की उच्च संभावना। मां, यह क्या है? क्या है मतलब? अगर इस खानदान को वारिस नहीं मिला तो क्या होगा? मां ने अपनी बाहें सीने पर बांध लीं। फिर से सोचो, तुम अभी जवान हो। विक्रम कुछ नहीं कह सके। उस रात वह अंजलि के सामने बैठे थे। अंजलि ने कुछ नहीं पूछा। क्या तुमने रिपोर्ट देखी? विक्रम ने सिर हिलाया। अंजलि ने धीरे धीरे एक गहरी सांस ली। ठीक है। उसकी आवाज में एक गहरा ठहराव था। विक्रम उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। 1 हफ्ते बाद तलाक के कागजात तैयार थे। अंजलि कागजों के सामने बैठी काफी देर तक पेन हाथ में लिए रही। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। विक्रम खिड़की से बाहर देख रहे थे। अंजलि के दस्तखत करने की आवाज शांति से सुनाई दी।
पेन के कागज पर चलने की आवाज और उसकी सांस रोकने की आवाज। विक्रम ने भी दस्तखत कर दिए। जैसे ही कागजात बंद हुए, अंजलि अपनी जगह से उठी। उसने सिर झुकाया और कमरे से बाहर चली गई। विक्रम उसकी पीठ को अंत तक नहीं देख सके। तलाक के 1 साल बाद विक्रम ने मां द्वारा चुनी गई एक लड़की से दोबारा शादी कर ली। वह उन सभी शर्तों को पूरा करती थी जो उनका खानदान चाहता था, लेकिन यह शादी शुरू से ही अलग थी। बातचीत सिर्फ जरूरत के हिसाब से होती थी। खाना खा लिया? हाँ, बस इतना ही। घर लौटकर भी सुकून नहीं था। उनकी पत्नी लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती। विक्रम के आने पर भी वह मुड़कर नहीं देखती थी। विक्रम अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते। नौकरों द्वारा लगाए गए व्यंजनों से मेज भरी होती, लेकिन खाने में कोई स्वाद नहीं था। वह चम्मच उठाते और रख देते। खाना खत्म करके वह अपनी स्टडी में चले जाते। मेज पर नींद की गोलियां रखी होती थीं। विक्रम ने दवा को पानी के साथ निगल लिया। सर्दियों की रात शांत थी। विक्रम सोफे पर लेटे छत को घूर रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। रात के 12, 1, 2 घड़ी की सुइयों की आवाज ही कमरे में गूंज रही थी। ऐसी कितनी रातें उन्होंने गुजारी थीं। सुबह होने पर भी शरीर में ताजगी नहीं थी। आईने में उनका अपना चेहरा थका हुआ लग रहा था। दफ्तर जाकर भी मन भारी रहता। बोर्ड के सदस्य विक्रम के फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। कंपनी के शेयर अस्थिर थे। चेयरमैन साहब, आप बहुत मनमानी कर रहे हैं। विक्रम देर रात तक अपनी स्टडी में बैठे रहते, लेकिन कोई हल नहीं सूझता। $9 मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की एक और दवा लिखते हुए कहा, आपको तनाव कम करना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन कैसे कम करें यह उन्हें नहीं पता था। क्या जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? फिर एक सर्दियों की शाम, मीटिंग खत्म करके विक्रम अपनी कार में बैठने जा रहे थे। तभी वह लड़का धीरे धीरे चलकर उनके सामने आया। बच्चा सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को नजरअंदाज करके सिर्फ विक्रम के पास आया था। साहब, माफ करना, क्या आप मुझे एक पाव रोटी खरीद देंगे? लड़के की आवाज कांप रही थी। विक्रम रुक गए। उसने एक पतली जर्सी पहन रखी थी और उसके जूते इतने पुराने थे कि आगे से फटे हुए थे। उसके हाथ ठंड से लाल हो चुके थे। विक्रम ने अपना बटुआ निकाला। 2000 रुपये का एक नोट निकालकर लड़के को दिया। इससे कुछ गरम खरीद कर खा लेना। लड़के ने दोनों हाथों से पैसे लिए। शुक्रिया साहब। और उसी पल लड़के ने अपने बाएं हाथ के अंगूठे से दाहिने हाथ के नाखून को जोर से दबाया। विक्रम की नजरें उसके हाथ पर टिक गईं। उनके होंठ कस गए। यह आदत तो विक्रम की जिंदगी भर की आदत थी। तनाव में या जब विचार उलझे होते तो वह अनजाने में अपने नाखून दबाते थे। उन्होंने सुना था कि यह आदत उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। लड़का शुक्रिया कहकर एक गली के अंदर गायब हो गया। विक्रम वहीं खड़े रहे, कुछ देर तक हिले भी नहीं। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, चेयरमैन साहब? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। कार में वापस आने के बाद भी उनके हाथ कांप रहे थे। सीट पर पीठ टिकाकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। लड़के का हाव भाव उनके दिमाग में घूमता रहा। घर लौटकर विक्रम अपनी स्टडी में चले गए। बिना बत्ती जलाए सोफे पर बैठ गए। खिड़की के बाहर सर्दियों की रात का शहर दिख रहा था। विक्रम ने अनजाने में अपने बाएं हाथ के अंगूठे से दाहिने हाथ के नाखून को दबाया और फिर लड़के के हाथ को याद किया। बिल्कुल एक जैसा था। दबाने का कोण, ताकत लगाने का तरीका, यहां तक कि उंगली के रुकने की जगह भी वही थी। कहीं ऐसा तो नहीं? उन्होंने अपना सिर झटक दिया। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह एक बेतुका ख्याल है, लेकिन वह हाव भाव उन्हें जकड़े हुए था। उस रात विक्रम सो नहीं सके। दवा लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह सोफे पर लेटे बस छत को घूरते रहे। सुबह के 3 बज चुके थे। वह बच्चा, उसके पास मेरे जैसी ही आदत क्यों है? अगली सुबह विक्रम ने अपनी स्टडी के सोफे पर ही आंखें खोलीं। उनकी गर्दन अकड़ गई थी। घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज रहे थे। वह रात भर ठीक से सो नहीं पाए थे। विक्रम वॉश बेसिन के सामने खड़े हुए। आईने में उनका चेहरा और भी थका हुआ लग रहा था। शेविंग करते हुए वह फिर कल रात की घटना के बारे में सोचने लगे। लड़के का हाव भाव उनके दिमाग में घूमता रहा। विक्रम ने रेजर नीचे रखा और अपने हाथों को देखा। उनका बायां अंगूठा अनजाने में ही दाहिने नाखून पर रखा हुआ था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। जब वह नाश्ते की मेज पर बैठे तो उनकी पत्नी वहां नहीं थी। नौकर ने चुपचाप कॉफी लाकर दी। मैडम सुबह जल्दी ही बाहर चली गईं। विक्रम ने सिर हिलाया। उन्होंने कॉफी का कप उठाया, लेकिन होठों तक नहीं ले जा सके। उनकी उंगलियां कांप रही थीं।
दफ्तर पहुंचकर विक्रम मीटिंग रूम में बैठे थे। डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे। स्क्रीन पर आंकड़े और उड़ाफ चमक रहे थे, लेकिन विक्रम का ध्यान कहीं और था। चेयरमैन साहब, आप ठीक तो हैं? एक डायरेक्टर ने धीरे से पूछा। विक्रम ने सिर उठाया। जारी रखिए। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन मेज के नीचे उनके हाथ कांप रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद विक्रम कमरे में अकेले रह गए। बड़ी सी खिड़की के बाहर मुंबई शहर का नजारा था। इमारतें सर्दियों की धूप में चमक रही थीं। विक्रम खिड़की के पास गए। वह सिर्फ मेरे पास ही क्यों आया? यह सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। सड़क पर इतने लोग थे, लेकिन वह लड़का सिर्फ उन्हीं के पास आया। एक दिन बीत गया। रात का खाना खाकर विक्रम फिर अपनी स्टडी में चले गए। मेज की दराज खोली। अंजलि के साथ खींची गई तस्वीर सामने आ गई। विक्रम उस तस्वीर को देर तक देखते रहे। अंजलि हमेशा शांत रहती थी। वह ज्यादा बोलती नहीं थी और अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करती थी। तुम क्या छिपा रही थी, अंजलि? उन्होंने तस्वीर वापस दराज में रख दी। दूसरी रात भी विक्रम सो नहीं सके। सोफे पर लेटे वह छत को देखते रहे। लड़के का चेहरा बार बार याद आ रहा था। कांपती आवाज, ठंड से जमे हाथ और वह हाव भाव। विक्रम उठे और अपनी मेज के पास गए। पेन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रुक गए। वह अनजाने में अपने बाएं अंगूठे से दाहिने नाखून को दबा रहे थे। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह ख्याल और भी मजबूत होता जा रहा था। तीसरे दिन की सुबह हुई। विक्रम आईने के सामने खड़े थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। नौकर ने नाश्ता लगाया, लेकिन विक्रम ने मुश्किल से ही कुछ खाया। चेयरमैन साहब, आप कुछ खा लीजिए, मन नहीं है। विक्रम अपनी जगह से उठ खड़े हुए। दफ्तर जाकर विक्रम सुबह भर गुमसुम बैठे रहे। दोपहर तक वह और बर्दाश्त नहीं कर सके। विक्रम ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। क्या तुम 12 साल पुराने कुछ दस्तावेज ढूंढ सकते हो? सेक्रेटरी ने सिर हिलाया। किस तरह के दस्तावेज सर? विक्रम कुछ पल हिचकिचाए। तलाक के समय की अस्पताल की रिपोर्ट। सेक्रेटरी के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन उसने तुरंत सिर झुका लिया। जी सर। विक्रम अकेले रह गए। खिड़की के बाहर सूरज ढल रहा था। इमारतों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। इस मामले की तह तक मुझे खुद जाना होगा। सड़क पर दिखे उस लड़के की आदत ने उन्हें अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर दिया था। वह यह काम अपने सेक्रेटरी पर नहीं छोड़ सकते थे। शाम को सेक्रेटरी एक फाइल लेकर आया। सर, यह रही वह रिपोर्ट। विक्रम ने फाइल ली। उनकी उंगलियां ठंडी पड़ रही थीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। सेक्रेटरी के जाने के बाद विक्रम ने दस्तावेज निकाले। 12 साल पुरानी अस्पताल की रिपोर्ट सामने थी। बांझपन की उच्च संभावना वाली पंक्ति साफ साफ लिखी थी। विक्रम ने धीरे धीरे पन्ने पलटे। जांच की तारीख, डॉक्टर का नाम, अस्पताल की मुहर, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ तो अजीब था। विक्रम ने रिपोर्ट को शुरू से पढ़ना शुरू किया। तारीख देखी, डॉक्टर के दस्तखत को गौर से देखा, और फिर उन्होंने एक चीज पर ध्यान दिया। जांच की तारीख और रिपोर्ट जारी होने की तारीख अलग थी। रिपोर्ट जांच के 1 हफ्ते बाद जारी की गई थी। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। 1 हफ्ता क्यों लगा? आमतौर पर जांच के नतीजे उसी दिन या 2 दिन में आ जाते हैं। 1 हफ्ता बहुत लंबा समय था। विक्रम ने रिपोर्ट नीचे रखी और मेज पर अपनी कोहनी टिका दी। शक धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उस शाम विक्रम फिर से अपनी स्टडी में अकेले बैठे थे। खिड़की के बाहर रात की सड़क दिख रही थी। स्ट्रीट लाइट एक एक कर जल रही थी। विक्रम ने फिर से तस्वीर निकाली। अंजलि के चेहरे को देर तक देखते रहे। अब सोचने पर लगता है कि उसकी चुप्पी का शायद कोई और मतलब था। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ था? यह ख्याल पहली बार इतनी स्पष्टता से उनके मन में आया। रात गहरी हो गई। विक्रम सोफे पर लेटे अंधेरे में देख रहे थे। लड़के का चेहरा फिर याद आया। कांपती आवाज, ठंड से जमे हाथ और वह छोटी सी आदत। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं और अनजाने में अपने बाएं अंगूठे से दाहिने नाखून को दबाया। एक जाना पहचाना एहसास उनकी उंगलियों पर हुआ। क्या वह लड़का भी ऐसा ही महसूस करता होगा? विक्रम ने एक गहरी सांस छोड़ी। चौथे दिन की सुबह हुई। विक्रम ने एक फैसला किया। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को फोन किया। 12 साल पहले वाला वह अस्पताल अभी भी है? जी सर। विक्रम एक पल के लिए रुके। और वह डॉक्टर? मैं पता करता हूं सर। फोन रखने के बाद विक्रम खिड़की से बाहर देखने लगे। सर्दियों का आसमान साफ था, लेकिन विक्रम का मन और भी भारी होता जा रहा था। दोपहर में सेक्रेटरी का फोन आया। सर, वह डॉक्टर 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं।
विक्रम की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उनका कोई संपर्क सूत्र। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं सर। विक्रम ने फोन रखकर मेज पर बैठ गए। उन्होंने रिपोर्ट फिर से खोली। डॉक्टर के नाम पर उंगली रखते हुए बुदबुदाए, डॉक्टर वर्मा। यह नाम उन्हें जाना पहचाना लगा, जैसे कहीं सुना हो। विक्रम ने याद करने की कोशिश की और अचानक उन्हें याद आया, मां ने एक बार इस डॉक्टर का जिक्र किया था। बहुत भरोसेमंद आदमी है। मां की आवाज उनके कानों में गूंज गई। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। शाम को विक्रम घर लौटे। मां लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रही थीं। विक्रम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। मां ने सिर उठाया। क्या हुआ? विक्रम कुछ पल हिचकिचाए। 12 साल पहले अंजलि की जांच। वह सब क्या था? मां के चेहरे का भाव थोड़ा बदला। तुम अचानक यह बात क्यों कर रहे हो? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मां ने चाय का कप नीचे रख दिया। वह सब खत्म हो चुका है। पुरानी बातें क्यों खोद रहे हो? आपने क्या किया था मां? मां की नजरें ठंडी हो गईं। तुम क्या कह रहे हो? विक्रम और कुछ नहीं पूछ सके। मां अपनी जगह से उठी। फालतू की बातें मत सोचो। तुम अब खुश हो ना? विक्रम वहीं खड़े रहे। कुछ देर तक हिले भी नहीं। उनकी उंगलियां ठंड से कांप रही थीं। उस रात भी विक्रम सो नहीं पाए। लड़के का चेहरा, पूर्व पत्नी अंजलि का चेहरा और मां की ठंडी आंखें, सब कुछ उनके दिमाग में उलझा हुआ था। विक्रम ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में एक छोटा सा तारा टिमटिमा रहा था। अगर वह लड़का सच में उनसे जुड़ा हुआ है तो, और अगर यह सच है तो अंजलि अभी कहां है? सुबह के 5 बजे विक्रम बिस्तर से उठ गए। बाहर अभी भी अंधेरा था। कमरे में ठंडी हवा थी। विक्रम ने कपड़े बदले और अपनी स्टडी की ओर बढ़े। उनके कदमों की आहट गलियारे में गूंज रही थी। स्टडी का दरवाजा खोलते ही अंधेरे ने उनका स्वागत किया। विक्रम ने बिना बत्ती जलाए मेज के सामने बैठ गए। हाथ बढ़ाकर दराज खोली। 12 साल पुराने कागजात वहीं थे। तलाक के कागजात, अस्पताल की रिपोर्ट और अंजलि की तस्वीर। विक्रम ने एक एक करके उन्हें मेज पर फैला दिया। सुबह की हल्की रोशनी कागजों पर पड़ रही थी। विक्रम ने सबसे पहले तलाक के कागजात उठाए। 12 साल पहले उस दिन की यादें धीरे धीरे ताजा हो गईं। अंजलि स्टडी में आई और उनके सामने बैठ गई। विक्रम ने कागजात उसकी ओर खिसकाए। माफ करना। अंजलि ने कागजों को देखा। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अंजलि ने पेन उठाया। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। पेन की नोक कागज पर घूमती रही और फिर उसने धीरे धीरे अपना नाम लिखा। विक्रम यह सब नहीं देख सके। वह बस खिड़की से बाहर देख रहे थे। बस अंजलि के दस्तखत खत्म करने की आवाज आई। हो गया। अंजलि अपनी जगह से उठी। तब जाकर विक्रम ने उसे देखा। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सिर झुकाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके कंधे थोड़े झुके हुए थे। अंजलि, विक्रम ने पुकारा, लेकिन वह नहीं मुड़ी। दरवाजा चुपचाप बंद हो गया। वह आखिरी बार था। विक्रम वर्तमान में लौट आए। उन्होंने कागजात पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। अब सोचने पर कुछ अजीब लग रहा था। अंजलि ने कुछ पूछा क्यों नहीं? उसने रिपोर्ट दिखाने को नहीं कहा, न ही दोबारा जांच की मांग की। उसने बस चुपचाप सब स्वीकार कर लिया। विक्रम ने अस्पताल की रिपोर्ट फिर से उठाई। जांच की तारीख पर उंगली रखते हुए हिसाब लगाया। जांच की तारीख 14 फरवरी थी। रिपोर्ट जारी होने की तारीख 21 फरवरी थी। 1 हफ्ते का अंतर। इतना समय क्यों लगा? विक्रम ने फैसला किया कि उन्हें उस समय के अस्पताल के रिकॉर्ड और खंगालने होंगे। सूरज निकलने लगा था। खिड़की से सर्दियों की सुबह की धूप अंदर आ रही थी। स्टडी धीरे धीरे रोशन हो रही थी। विक्रम ने अपने सेक्रेटरी को फोन किया। डॉक्टर वर्मा का संपर्क सूत्र मिला। जी सर, मिल गया है। वह एक रिटायरमेंट होम में है। विक्रम की आंखों में एक चमक आ गई। मुझे पता भेजो। सेक्रेटरी ने पता बता दिया। विक्रम ने नोट करते हुए हाथ में जोर दिया। शुक्रिया। फोन रखकर विक्रम ने अपना कोट पहना। नाश्ता किए बिना ही घर से निकल पड़े। वह कार चलाकर रिटायरमेंट होम की ओर चल दिए। सर्दियों का सूरज उग रहा था। कार की खिड़की के बाहर लाल रंग का सुबह का आसमान फैला हुआ था। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। 1.5 घंटे बाद वह रिटायरमेंट होम पहुंचे। यह 3 मंजिला एक पुरानी इमारत थी। विक्रम कार से उतरे और दरवाजे की ओर बढ़े। एक नर्स डेस्क पर बैठी थी। आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं डॉक्टर वर्मा से मिलने आया हूं। नर्स ने रजिस्टर देखा। क्या आप उनके परिवार से हैं? विक्रम एक पल के लिए हिचकिचाए। मैं उनका एक पुराना परिचित हूं। नर्स ने सिर हिलाया।
कमरा नंबर 205। विक्रम गलियारे में आगे बढ़े। गलियारा शांत था। कीटाणुनाशक की हल्की गंध आ रही थी। 205 के सामने पहुंचकर विक्रम एक पल के लिए रुके। दरवाजे के उस पार से टेलीविजन की आवाज आ रही थी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, एक बूढ़े आदमी की आवाज थी। विक्रम ने दरवाजा खोला और अंदर गए। बिस्तर पर एक बुजुर्ग लेटे हुए थे। वह डॉक्टर वर्मा थे। उन्होंने विक्रम को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ी। आप कौन? मैं विक्रम सिंह राठौर। 12 साल पहले आपने मेरी पत्नी का इलाज किया था। डॉक्टर वर्मा के चेहरे का भाव बदला। उन्होंने धीरे धीरे अपना शरीर उठाया। ओह, विक्रम सिंह राठौर, चेयरमैन साहब, मुझे याद है। विक्रम बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। डॉक्टर वर्मा चुपचाप विक्रम को देखते रहे। विक्रम ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। उस समय की जांच रिपोर्ट, क्या वह सही थी? डॉक्टर वर्मा की आंखें कांप उठीं। उन्होंने मुड़कर खिड़की से बाहर देखा। आप यह क्यों पूछ रहे हैं? विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। कृपया जवाब दीजिए। डॉक्टर वर्मा काफी देर तक चुप रहे। विक्रम आगे की ओर झुके। डॉक्टर साहब, मैं सच जानना चाहता हूं, प्लीज। डॉक्टर वर्मा ने एक गहरी सांस ली। उनके होंठ कांप रहे थे। वह जांच। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। उन्होंने अपने होंठ काट लिए। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली। सही नहीं थी। डॉक्टर वर्मा की आवाज बहुत धीमी थी। विक्रम के हाथ कुर्सी के हत्थे पर कस गए। आपका क्या मतलब है? डॉक्टर वर्मा ने सिर झुका लिया। आपकी मां ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा था कि मैं रिपोर्ट में लिख दूं कि वह बांझ हैं। मैं मना नहीं कर सका। विक्रम को लगा जैसे वह सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो अंजलि? डॉक्टर वर्मा ने सिर हिलाया। वह बिल्कुल स्वस्थ थीं, कोई समस्या नहीं थी। विक्रम का दिल टूटकर बिखर गया। उनकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर वर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आपकी मां मेरी गुरु थीं। उन्होंने मेरी मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाया था। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे डर था कि अगर मैं मना करूंगा तो सब कुछ खो दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम अपनी जगह से उठे। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। शुक्रिया। विक्रम कमरे से बाहर निकल आए। गलियारे में चलते हुए उन्होंने दीवार का सहारा लिया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जब वह इमारत से बाहर निकले तो ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। विक्रम कार में बैठे और स्टीयरिंग व्हील पर अपना माथा टिका दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। अंजलि, उनकी आवाज कांप उठी। 12 साल तक वह एक झूठ में जीते रहे। अंजलि को घर से निकाला, किसी और से शादी की। उनके सारे फैसले एक झूठ की बुनियाद पर टिके थे। उन्होंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। अंधेरा घिर रहा था। बादल छाए हुए थे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। घर लौटते समय विक्रम के मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था। अगर अंजलि स्वस्थ थी तो क्या वह मां बन सकती थी? और सड़क पर मिला वह लड़का, आखिर वह कौन है? जब वह घर पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे। विक्रम कार से उतरे और दरवाजे की ओर बढ़े। उनके कदम भारी लग रहे थे। लिविंग रूम में अंधेरा था। उनकी पत्नी शायद अपने कमरे में चली गई थी। विक्रम ने बिना बत्ती जलाए अपनी स्टडी की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा बंद करके वह सोफे पर धम्म से बैठ गए। डॉक्टर वर्मा की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। आपकी मां ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। विक्रम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। 12 साल पहले मां ने ऐसा झूठ क्यों बोला था? क्या सिर्फ अंजलि को घर से निकालने के लिए? विक्रम का सीना दर्द से फटा जा रहा था। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए। अंधेरे में मेज पर रखे कागजात धुंधले दिख रहे थे। विक्रम उठे और मेज के पास गए। उन्होंने तलाक के कागजात फिर से खोले। अंजलि के दस्तखत साफ दिख रहे थे। वह बिना कुछ कहे क्यों चली गई थी? विक्रम ने कागजात नीचे रखे और एक गहरी सांस ली। और अचानक उन्हें एक ख्याल आया। तलाक के बाद अंजलि कहां गई? विक्रम ने घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी। वह सोफे पर बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। नींद नहीं आई, बस छत को घूरते हुए समय बिताया। सुबह 5 बजे विक्रम उठे, मुंह धोकर कपड़े बदले। उन्होंने आज दफ्तर न जाने का फैसला किया। इस मामले की तह तक उन्हें खुद जाना था। 6 बजे विक्रम ने अपने सेक्रेटरी को फोन किया। एक काम करोगे? 12 साल पहले तलाक के बाद श्रीमती अंजलि सिंह कहां गईं, इसका पता लगा सकते हो? सेक्रेटरी एक पल के लिए चौंक गया। जी सर।
विक्रम ने फोन रखा और खिड़की से बाहर देखा। सर्दियों की सुबह का आसमान धीरे धीरे रोशन हो रहा था। 2 घंटे बीत गए। सेक्रेटरी का फोन आया। सर, जानकारी मिल गई है, फैक्स कर दो। नहीं, मैं खुद आता हूं। विक्रम कार चलाकर दफ्तर की ओर चल दिए। जब वह सेक्रेटरी के ऑफिस पहुंचे तो उसने एक फाइल तैयार रखी थी। शुक्रिया। विक्रम ने फाइल ली और वापस अपनी कार में आ गए। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उन्होंने कागजात निकाले। अंजलि के पते बदलने का रिकॉर्ड था। तलाक के तुरंत बाद उसने मुंबई छोड़ दिया और बाहरी इलाके के एक छोटे से शहर में बस गई। विक्रम ने पता देखा और फिर अगला पन्ना पलटा। बैंक के लेन देन का ब्यौरा था। तलाक के समय गुजारा भत्ता 50 लाख रुपए था, लेकिन वह पैसा 1 साल में ही लगभग खत्म हो गया था। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। कई बार अस्पताल से पैसे निकालने का रिकॉर्ड था। अस्पताल, उन्होंने तारीख देखी। तलाक के 3 महीने बाद से अस्पताल का रिकॉर्ड शुरू हुआ था। वह एक प्रसूति गृह मैटरनिटी क्लिनिक था। विक्रम के हाथ कागज पर ही जम गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं? उन्होंने अगला पन्ना पलटा। बच्चे के जन्म का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन प्रसूति गृह जाने का रिकॉर्ड 6 महीने तक जारी रहा। विक्रम ने सीट पर अपनी पीठ टिका दी। उनकी सांसें तेज हो गईं। क्या अंजलि गर्भवती थी? यह ख्याल उनके पूरे दिमाग पर छा गया। विक्रम उठे और कार से बाहर निकले। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। अगर अंजलि गर्भवती थी तो बच्चा कहां है? विक्रम वापस कार में बैठे और कागजात खोले। अस्पताल का नाम देखा, जीवन ज्योति प्रसूति गृह। विक्रम ने फोन पर अस्पताल का नाम खोजा। पता मिल गया। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। 1 घंटे बाद वह अस्पताल पहुंचे। यह एक छोटा सा प्रसूति गृह था। 2 मंजिला इमारत का साइन बोर्ड पुराना हो चुका था। विक्रम कार से उतरे और दरवाजे की ओर बढ़े। अस्पताल के अंदर गर्म हवा का एहसास हुआ। डेस्क पर एक नर्स बैठी थी। आप किससे मिलना? जवाब पर एक नर्स बैठी थी। अस्पताल के अंदर चाहते हैं? विक्रम ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला। क्या मैं डायरेक्टर से मिल सकता हूं? नर्स ने कार्ड देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। 1 मिनट रुकिए। वह अंदर चली गई। विक्रम वेटिंग रूम में बैठकर चारों ओर देखने लगे। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें लगी थीं। मुस्कुराते हुए बच्चों के चेहरे उन्हें देख रहे थे। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला डॉक्टर बाहर आईं। आप राठौर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, है ना? कहिए, कैसे आना हुआ? विक्रम उठे। क्या हम आपके ऑफिस में बात कर सकते हैं? महिला डॉक्टर ने सिर हिलाया और उन्हें अंदर ले गईं। ऑफिस का दरवाजा बंद हुआ। विक्रम कुर्सी पर बैठकर धीरे धीरे बोले, 12 साल पहले अंजलि सिंह नाम की एक मरीज यहां थी। महिला डॉक्टर के चेहरे का भाव बदला। मैं उनके रिकॉर्ड देखना चाहता हूं। डॉक्टर ने सिर हिलाया। माफ कीजिए, हम मरीज की जानकारी किसी को नहीं दे सकते। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह मेरी पूर्व पत्नी है। फिर भी नहीं। विक्रम आगे की ओर झुके। मैडम, प्लीज, मुझे यह जानना बहुत जरूरी है। महिला डॉक्टर विक्रम को देर तक देखती रहीं। उनकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। आप क्यों जानना चाहते हैं? विक्रम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे जानना है कि क्या मेरा कोई बच्चा था। महिला डॉक्टर काफी देर तक चुप रहीं। विक्रम ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। प्लीज। महिला डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बोली, मैं आपको रिकॉर्ड नहीं दिखा सकती। विक्रम के कंधे झुक गए। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, उस मरीज ने एक बच्चे को जन्म दिया था। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उनका दिल जैसे रुक गया हो। कब? तलाक के 6 महीने बाद। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली। तलाक के 6 महीने बाद, इसका मतलब है कि गर्भधारण तलाक से ठीक पहले या तुरंत बाद हुआ था। विक्रम का दिमाग उलझ गया। क्या वह लड़का था? महिला डॉक्टर कुछ पल हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। हां। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहां है? महिला डॉक्टर ने सिर हिलाया। यह मैं नहीं जानती। अस्पताल से छुट्टी के बाद उनका कोई संपर्क नहीं रहा। विक्रम उठे। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने मेज का कोना पकड़कर खुद को संभाला। शुक्रिया। वह ऑफिस से बाहर निकल आए। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो ठंडी हवा चल रही थी। वह वहीं खड़े होकर आसमान को देखने लगे। अंजलि ने एक बच्चे को जन्म दिया था, एक लड़के को। वह बच्चा अभी कहां होगा? विक्रम कार में बैठे, स्टीयरिंग पकड़े, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। सड़क पर मिले उस लड़के का चेहरा याद आया। कांपती आवाज, ठंडे हाथ और बाएं अंगूठे से दाहिने नाखून को दबाने की आदत। कहीं वह बच्चा।
विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। घर लौटते समय विक्रम का दिल टूट रहा था। अगर वह लड़का अंजलि का बेटा है और अगर वह उनका अपना बेटा है, तो क्या वह 12 साल से अपने ही बच्चे को छोड़कर जी रहे थे? जब वह घर पहुंचे तो रात के 9 बज चुके थे। विक्रम कार से उतरे और दरवाजे की ओर बढ़े। उनके कपड़ों पर बर्फ जमी थी। लिविंग रूम में बत्ती जल रही थी। उनकी पत्नी सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। विक्रम के आते ही उसने सिर उठाया। देर हो गई। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने अपना कोट उतारा और अपनी स्टडी की ओर बढ़ गए। पत्नी ने फिर से किताब में नजरें गड़ा दी। स्टडी का दरवाजा बंद करके विक्रम सोफे पर धम्म से बैठ गए। शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। हाथ फैलाकर देखा तो वे कांप रहे थे। अंजलि ने एक बच्चे को जन्म दिया था, यह सच उनके दिमाग में घूमता रहा। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। तलाक के 6 महीने बाद जन्म मतलब गर्भधारण तलाक के आसपास ही हुआ था। चाहे जो भी हो, इस बात की पूरी संभावना थी कि वह बच्चा उनका ही था। विक्रम का दिल टूट गया। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। अंधेरे में मेज दिख रही थी। विक्रम उठे और मेज के पास गए। दराज खोलकर अंजलि के बैंक रिकॉर्ड फिर से निकाले। प्रसूति गृह के लेन देन के ब्यौरे को उंगली से छूते हुए एक एक करके देखा और फिर जी माता को दूक माटा कुठा लखिया। उन्होंने एक चीज पर ध्यान दिया। बच्चे के जन्म के ठीक बाद एक बड़ी रकम एक साथ निकाली गई थी, 3 लाख रुपये। विक्रम ने तारीख देखी। जन्म के 1 हफ्ते बाद अंजलि ने अचानक इतने सारे पैसे क्यों निकाले? विक्रम ने अगला पन्ना पलटा। उसके बाद अंजलि के बैंक रिकॉर्ड में लगभग कोई लेन देन नहीं था। बस छोटी छोटी रकमें आती जाती रहीं। वह कहां चली गई? विक्रम ने कागजात नीचे रखे और खिड़की से बाहर देखा। बर्फ लगातार गिर रही थी। उस रात भी विक्रम सो नहीं पाए। अगली सुबह होते ही विक्रम ने अपने सेक्रेटरी को फोन किया। अंजलि सिंह के बच्चे के जन्म के बाद के पते का रिकॉर्ड ढूंढ सकते हो? जितना हो सके विस्तार से। विस्तार से के बाद के विस्तार से। जी सर। विक्रम ने फोन रखा और कुर्सी पर बैठ गए। बाहर सुबह का आसमान रोशन हो रहा था। उन्होंने दफ्तर न जाकर घर पर ही रुकने का फैसला किया। 2 घंटे बीत गए। सेक्रेटरी का फोन आया। सर, पते का रिकॉर्ड मिल गया है। विक्रम ने नोटपैड उठाकर पता लिखा। बच्चे के जन्म के 1 महीने बाद वह इंछन के पास एक जगह चली गई और 3 साल बाद मुंबई के बाहरी इलाके में। शुक्रिया। फोन रखकर विक्रम उठे, कोट पहना और कार की चाबी उठाई। दरवाजे से बाहर निकलते समय उनके कदम तेज थे। पहला पता इंछन के पास एक पुरानी बिल्डिंग का था। विक्रम ने गाड़ी रोकी और इमारत के सामने खड़े हो गए। 3 मंजिला इमारत इतनी पुरानी थी कि उसका पेंट उखड़ रहा था। सीढ़ियां चढ़कर वह 302 नंबर के फ्लैट के सामने खड़े हुए। घंटी बजाई। अंदर से कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आई। आप कौन? विक्रम ने सावधानी से पूछा। लगभग 12 साल पहले यहां रहने वाली एक महिला को आप जानती हैं? अंजलि सिंह नाम था। महिला ने सिर हिलाया। ओह हाँ हाँ, याद है, बहुत शांत रहती थीं। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह अपने बच्चे के साथ रहती थीं? महिला ने सिर हिलाया। हाँ, एक छोटा लड़का था। विक्रम की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। क्या आप जानती हैं कि वह कहां गईं? महिला ने सिर हिलाया। नहीं, यह तो नहीं पता। एक दिन अचानक ही चली गईं। विक्रम ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। शुक्रिया। सीढ़ियों से उतरते समय विक्रम के पैर कांप रहे थे। कार में बैठकर उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। एक गहरी सांस ली। अंजलि अपने बच्चे के साथ रहती थी, एक लड़के के साथ। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट की। दूसरे पते की ओर चल दिए। वह मुंबई के बाहरी इलाके का एक रिहायशी इलाका था। 1 घंटे बाद वह वहां पहुंचे। छोटी छोटी इमारतों वाली एक गली थी। विक्रम कार से उतरे और धीरे धीरे चले। वह उस घर के सामने खड़े हुए। पुराना दरवाजा कसकर बंद था। विक्रम ने घंटी बजाई। कोई जवाब नहीं आया। दोबारा बजाई, फिर भी शांति थी। विक्रम ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। आंगन में सूखे पत्ते बिखरे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई रहता है। विक्रम बगल के घर गए। घंटी बजाई। एक बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। कौन है आप? विक्रम ने सम्मान से नमस्ते किया। मैं बगल में रहने वाली एक महिला को ढूंढ रहा हूं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ओह, अंजलि की बात कर रहे हो? विक्रम की आंखों में चमक आ गई। जी हाँ। बुजुर्ग ने एक ठंडी सांस ली। वह तो 2 साल पहले ही चली गई।
क्या आप जानते हैं कि वह कहां गईं? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, बस अचानक ही चली गई। विक्रम को निराशा हुई। क्या क्या उनके साथ एक बच्चा भी था? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, एक बेटा था, बहुत प्यारा बच्चा था। विक्रम का दिल धड़क उठा। कितनी उम्र का रहा होगा? लगभग 10 साल का। अब तो 12 का हो गया होगा। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली। सड़क पर मिले लड़के की उम्र भी यही थी। क्या क्या आपको याद है कि वह कैसा दिखता था? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। चेहरा तो ठीक से याद नहीं, लेकिन उस बच्चे की एक आदत बहुत अजीब थी। विक्रम की आंखें फैल गईं। कैसी आदत? बुजुर्ग ने कहा। जब वह परेशान होता था तो अपने नाखून दबाता रहता था, ऐसे। बुजुर्ग ने अपने बाएं अंगूठे से दाहिने नाखून को दबाने की हरकत करके दिखाई। विक्रम वहीं जम गए। उनका दिल जैसे रुक गया हो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेटा, तुम ठीक तो हो? बुजुर्ग की आवाज दूर से आती हुई लगी। विक्रम ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। जी, मैं ठीक हूं। उन्होंने सिर झुकाकर नमस्ते किया और वापस मुड़ गए। कार तक लौटते समय विक्रम के पैर ठीक से नहीं चल रहे थे। कार में बैठकर उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पर अपना माथा टिका दिया। सारी कड़ियां जुड़ गई थीं। अंजलि का बेटा, 12 साल का लड़का, और बाएं अंगूठे से नाखून दबाने की आदत, वह सड़क पर मिला लड़का ही था। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। गला रुंध गया था। 12 साल तक उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका एक बेटा है। अंजलि अकेले बच्चे को पालती हुई, भागते हुए एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही। विक्रम का दिल टूटकर बिखर गया। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। रोना फूटने ही वाला था, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। कुछ देर बाद विक्रम ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। उन्हें घर लौटना था। जब वह घर पहुंचे तो शाम के 6 बज रहे थे। विक्रम कार से उतरे और दरवाजे की ओर बढ़े। उनके कदम भारी थे। लिविंग रूम में मां बैठी थीं। विक्रम के आते ही उन्होंने सिर उठाया। कहां थे? विक्रम ने मां को देखा। मैं डॉक्टर वर्मा से मिलकर आया हूं। मां के चेहरे का भाव सख्त हो गया। विक्रम ने धीरे धीरे कहा। अंजलि स्वस्थ थी, वह बांझ नहीं थी। मां ने चाय का कप नीचे रख दिया। विक्रम की आवाज कांप उठी। और मुझे यह भी पता चल गया है कि आपने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। मां ने अपने होंठ भींच लिए। शांति छा गई। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मां ने अपना चेहरा फेर लिया। उस समय मुझे वही सही लगा। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मां, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मां की आवाज कांप उठी। मैंने यह सब खानदान को बचाने के लिए किया था। वह मामूली घर की लड़की अंजलि ने एक बच्चे को जन्म दिया था। विक्रम की आवाज फट पड़ी। मां का चेहरा पीला पड़ गया। मेरा एक बेटा था, मेरा बेटा। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। 12 साल तक मैं कुछ भी जाने बिना जीता रहा। मां ने होंठ भींचकर सिर झुका लिया। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। विक्रम और बर्दाश्त नहीं कर सके। वह मुड़े और अपनी स्टडी में चले गए। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंधेरे में विक्रम घुटनों के बल गिर पड़े। उनका रोना फूट पड़ा। 12 साल का खोया हुआ समय उन्हें कुचल रहा था। उन्होंने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा, उसकी आवाज नहीं सुनी, उसे बढ़ते हुए नहीं देखा। उन्होंने वह हर पल खो दिया था। विक्रम फर्श पर बैठे रोते रहे। उनका बेटा अभी कहां होगा और क्या वह उन्हें कभी माफ कर पाएगा? अगली सुबह विक्रम ने अपनी स्टडी में ही आंखें खोलीं। उन्होंने रात सोफे पर ही गुजारी थी। गर्दन अकड़ गई थी और पूरा शरीर भारी लग रहा था। विक्रम धीरे धीरे उठे और खिड़की से बाहर देखा। सर्दियों की सुबह का सूरज निकल रहा था, लेकिन विक्रम का मन अंधेरे में डूबा था। उन्होंने मुंह धोकर कपड़े बदले और कार की चाबी उठाई। बिना किसी को बताए घर से निकल पड़े। उन्हें उस लड़के को ढूंढना था। विक्रम कार चलाकर उसी सड़क पर गए जहां वह लड़के से मिले थे। 1 घंटे बाद वह वहां पहुंचे। गाड़ी खड़ी करके धीरे धीरे आसपास चलने लगे। स्ट्रीट लाइट अभी भी जल रही थीं। लोग एक एक करके गुजर रहे थे। विक्रम को वह जगह याद थी जहां लड़का खड़ा था। वह वहीं जाकर खड़े हो गए। चारों ओर देखा। एक किराने की दुकान थी और एक गली का मुहाना। विक्रम गली की ओर धीरे धीरे बढ़े। एक संकरी गली आगे जा रही थी। विक्रम आसपास देखते हुए चले। पुरानी इमारतें कतार में खड़ी थीं। काफी देर चलने के बाद भी कुछ नहीं मिला। विक्रम रुक गए। एक गहरी सांस ली। कहां हो तुम? वह फिर से चलने लगे। 2 घंटे तक भटकते रहे, लेकिन लड़का नहीं मिला। विक्रम कार में वापस आकर सीट पर बैठ गए।
हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। कहां चला गया? वह दिन ऐसे ही खत्म हो गया। अगले दिन भी विक्रम उसी सड़क पर आए। सुबह से शाम तक गलियों में भटकते रहे। आने जाने वालों से पूछा, क्या आपने यहां 10 साल का कोई लड़का देखा है? लोग सिर हिला देते। विक्रम ने किराने की दुकान में भी जाकर पूछा, कुछ दिन पहले यहां से पाव रोटी खरीदने वाला एक बच्चा, क्या वह दोबारा आया? दुकानदार ने सिर हिलाया, मुझे याद नहीं। विक्रम फिर से गली में आ गए। उनके पैर दुख रहे थे। सर्दियों की हवा ठंडी थी, लेकिन विक्रम नहीं रुके। तीसरा दिन था। विक्रम सुबह जल्दी ही उस सड़क पर आ गए। इस बार वह गली में और भी अंदर तक गए। काफी देर तक चले। गली के आखिर में एक छोटा सा खाली मैदान था। वहां एक पुराना तंबू लगा हुआ था। विक्रम के कदम रुक गए। तंबू के सामने कोई उकड़ू बैठा हुआ था। विक्रम सावधानी से आगे बढ़े। पास जाने पर वह चेहरा दिखा। वह लड़का था। सड़क पर मिला वही बच्चा। लड़का एक छोटे से अलाव के सामने हाथ सेंक रहा था। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। हेलो, लड़के ने सिर उठाया। विक्रम को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। साहब, लड़के ने धीरे से कहा। विक्रम उसके सामने उकड़ू बैठ गए। तुम यहीं रहते हो? लड़के ने सिर हिलाया। जी। विक्रम का दिल टूट गया। तुम्हारी मां? लड़के की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। काम पर गई हैं। सुबह जल्दी जाती हैं, रात को लौटती हैं। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। सुबह कुछ खाया? लड़के ने सिर हिलाया। विक्रम उठे। चलो मेरे साथ, खाना खाने चलते हैं। लड़का हिचकिचाया। नहीं साहब, कोई बात नहीं। विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं, चलो। लड़का धीरे धीरे उठा। विक्रम के साथ गली से बाहर आया। पास के एक छोटे से ढाबे में गए। गर्म हवा ने उनका स्वागत किया। विक्रम ने लड़के को एक मेज पर बिठाया। क्या खाओगे? लड़का मेन्यू देखकर हिचकिचाया। दाल मखनी और रोटी। विक्रम ने ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद खाना आ गया। लड़के ने सावधानी से चम्मच उठाया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डालने के लिए उठाया, उसका हाथ कांपा और उसने अपने बाएं अंगूठे से दाहिने नाखून को जोर से दबाया। विक्रम ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उनका दिल जैसे बैठ गया हो, गला रुंध गया। लड़का खाना खाने लगा। विक्रम उसे देखते रहे, कुछ बोल नहीं पाए। तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम ने धीरे से पूछा। लड़के ने सिर उठाया। रोहन। विक्रम की आंखों में आंसू भर आए। रोहन, तुम्हारी मां का नाम? लड़के ने जवाब दिया। अंजलि। विक्रम के हाथ मेज पर कांपने लगे। सब कुछ साफ हो गया था। यह बच्चा अंजलि का बेटा था और उनका अपना बेटा। विक्रम ने अपने होंठ भींच लिए। रोहन, तुम्हारे पापा नहीं है? लड़के की आंखें एक पल के लिए उदास हो गईं। मां ने कभी नहीं बताया। विक्रम का सीना दर्द से फट रहा था। तस्वीर भी नहीं देखी? लड़के ने सिर हिलाया। नहीं। विक्रम और बर्दाश्त नहीं कर सके। वह उठे और बाथरूम की ओर चले गए। दरवाजा बंद करके सिंक का सहारा लिया। आईने में उनका अपना चेहरा बिगड़ा हुआ था। विक्रम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। रोना फूटने वाला था, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। एक गहरी सांस ली और पानी से मुंह धोया। जब वह वापस लौटे तो रोहन खाना खत्म कर चुका था। अच्छा लगा? विक्रम ने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। जी शुक्रिया साहब। विक्रम मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके होंठ कांप रहे थे। खाना खत्म करके वे बाहर आए। विक्रम ने रोहन को देखा। रोहन, क्या तुम थोड़ी देर मेरी गाड़ी में बैठोगे? रोहन ने सिर हिलाया। वह गाड़ी में जाकर बैठ गया। विक्रम भी ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। कुछ देर शांति रही। विक्रम ने रोहन की ओर देखा। रोहन, तुम्हारी नाखून दबाने की आदत है ना? रोहन चौंक गया। आपको कैसे पता चला? विक्रम ने अपना हाथ दिखाया और अपने बाएं अंगूठे से दाहिने नाखून को दबाया। मेरी भी यही आदत है। रोहन की आंखें बड़ी हो गईं। सच में? विक्रम ने सिर हिलाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन, मुझे माफ कर दो। रोहन हैरान था कि वह क्यों रो रहे हैं। विक्रम और कुछ नहीं बोल पाए। स्टीयरिंग व्हील पर अपना माथा टिकाकर फूट फूट कर रोने लगे। रोहन डरकर चुपचाप बैठा रहा। साहब, आप क्यों रो रहे हैं? विक्रम कोई जवाब नहीं दे सके। 12 साल का पछतावा और तड़प बाहर आ रही थी। काफी देर रोने के बाद विक्रम ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। रोहन, तुम्हारी मां कब लौटेंगी? रोहन ने जवाब दिया। रात 8 बजे के आसपास। विक्रम ने घड़ी देखी। अभी सुबह के 10 बज रहे थे। मैं तुम्हारी मां के आने तक तुम्हारे साथ रहूंगा। रोहन ने सिर हिलाया।
विक्रम रोहन को पास के एक सामुदायिक केंद्र में ले गए ताकि रोहन थोड़ी देर गर्म जगह पर आराम कर सके। रोहन शुरू में थोड़ा असहज था, लेकिन जल्द ही सहज हो गया। दोपहर का समय धीरे धीरे बीत रहा था। विक्रम रोहन के पास बैठकर उसे देखते रहे। सोते हुए रोहन का चेहरा देखकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे। शाम के 7 बज गए। विक्रम ने रोहन को जगाया। रोहन, मां के पास वापस चलना है। रोहन ने आंखें खोली। जी। कार से वापस गली में आए। तंबू के सामने एक महिला खड़ी थी। विक्रम की गाड़ी रुकते ही वह मुड़ी। वह अंजलि थी। विक्रम कार से उतरे। रोहन भी उतरा। मां। रोहन अंजलि की ओर भागा। अंजलि ने रोहन को गले लगा लिया और फिर उसने विक्रम को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़े। अंजलि ने रोहन को अपने पीछे छिपा लिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम घुटनों के बल बैठ गए। सड़क की धूल में घुटने टेककर उन्होंने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो। अंजलि की सांस रुक गई। 12 साल तक मुझे कुछ नहीं पता था, न यह कि तुमने एक बच्चे को जन्म दिया, न यह कि मेरा एक बेटा है। विक्रम की आवाज कांप रही थी। मां ने सब कुछ रचा था। बांझपन की झूठी रिपोर्ट, तुम्हें घर से निकालना, सब झूठ था। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मुझे पता चला है, रोहन मेरा बेटा है। विक्रम ने सिर उठाकर रोहन को देखा। रोहन डरा हुआ अपनी मां के पीछे खड़ा था। रोहन। विक्रम की आवाज फट पड़ी। पापा को माफ कर दो। रोहन की आंखें बड़ी हो गईं। पापा? विक्रम ने सिर हिलाया। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। हां, मैं तुम्हारा पापा हूं। रोहन के होंठ कांपने लगे। अंजलि ने रोहन को कसकर गले लगा लिया। रोहन, डरो मत। विक्रम ने फिर से सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो, प्लीज। वह जमीन पर माथा टेककर रोने लगे। रोहन ने अपनी मां को देखा। मां, क्या मेरे पापा थे? अंजलि ने रोते हुए सिर हिलाया। हां बेटा। रोहन धीरे धीरे विक्रम के पास गया। अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर विक्रम के कंधे को छुआ। अंकल। विक्रम ने सिर उठाया। रोहन रो रहा था। विक्रम ने रोहन को खींचकर गले लगा लिया। माफ कर दो बेटा, मुझे सच में माफ कर दो। रोहन विक्रम के सीने से लगकर रोने लगा। अंजलि भी उन्हें देखकर रो रही थी। सर्दियों की उस रात, उस गली में 3 लोगों के रोने की आवाज गूंज रही थी। यह 12 साल बाद का मिलन था। गली की एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी उन तीनों पर पड़ रही थी। विक्रम ने रोहन को अपनी गोद में उठाए हुए धीरे धीरे खड़े हुए। रोहन का छोटा सा शरीर कांप रहा था। अंजलि भी उठी। उसने रोहन को फिर से अपनी ओर खींच लिया, जैसे विक्रम से दूरी बनाना चाहती हो। विक्रम को यह देखकर बहुत दुख हुआ। अंजलि, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अंजलि काफी देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। रोहन अपनी मां का हाथ पकड़कर तंबू के अंदर चला गया। विक्रम और अंजलि गली के कोने में खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। अंजलि ने अपनी बाहें सीने पर बांध लीं और सिर झुका लिया। विक्रम उसके चेहरे को देख रहे थे। 12 साल बीत गए थे, लेकिन अंजलि का चेहरा उन्हें वैसा ही लग रहा था जैसा यादों में था। लेकिन कुछ तो बदला हुआ था। उसके कंधे ज्यादा झुके हुए थे और हाथों पर कई चोट के निशान थे। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। मुझे सब पता चल गया है। मां ने बांझपन की झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। तुम बिल्कुल स्वस्थ थीं। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सिर झुकाए खड़ी रही। विक्रम की आवाज कांप उठी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अपनी प्रेगनेंसी के बारे में? अंजलि ने एक गहरी सांस ली। काफी देर चुप रहने के बाद वह धीरे धीरे बोली, मुझे तलाक के बाद पता चला। उसकी आवाज भारी थी। मैं वापस आने की सोच रही थी, लेकिन अंजलि के कंधे कांपने लगे। मैंने खबरों में देखा कि आप दोबारा शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। विक्रम कुछ नहीं कह सके। तलाक के बाद मां ने तुरंत उनकी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। विक्रम ने बिना सोचे समझे उनकी बात मान ली थी। उस समय अंजलि ने कहीं से यह खबर सुनी होगी। मैं बच्चा गिराने के लिए अस्पताल तक गई थी, अंजलि ने आगे कहा, लेकिन मेरे कदम नहीं उठे। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं भाग गई। विक्रम उसके कंधों को देखते रहे। 12 साल तक उसने जो कुछ सहा था वह महसूस कर सकते थे। अंजलि ने आंसू पोंछे और आगे कहा, शुरू में मैं गुजारे भत्ते के पैसों से जीती रही। इंछन के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं काम नहीं कर सकती थी। अंजलि ने आगे बताया, जब रोहन 3 महीने का था तो सारे पैसे खत्म हो गए। मैंने घरों में सफाई का काम शुरू किया।
विक्रम की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैं रोहन को एक क्रैच में छोड़कर दिन भर काम करती थी। सुबह 5 बजे निकलती और रात 9 बजे लौटती थी। अंजलि की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने अपने होंठ भींच लिए। जब रोहन 5 साल का हुआ तो हम मुंबई आ गए। यहां काम ज्यादा था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। हम एक चौल में रहते थे, मैं और रोहन, एक छोटे से कमरे में। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब रोहन के स्कूल जाने की उम्र हुई तो हम चौल का किराया भी नहीं दे पाए। हमें निकाल दिया गया। अंजलि की आवाज टूट गई, इसलिए हमने यह तंबू लगाया। हम यहीं रहने लगे। विक्रम को लगा जैसे उनके घुटने जवाब दे रहे हैं। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गए। मुझे माफ कर दो। अंजलि एक कदम पीछे हट गई। अब माफी मांगने से क्या होगा? उसकी आवाज ठंडी हो गई थी। आप तो 12 साल तक आराम से जीते रहे, दोबारा शादी की, अपनी कंपनी चलाई। अंजलि की आंखों में एक तेज चमक थी। हम हर दिन बस जिंदा रहने के लिए लड़ते रहे। मुझे डर लगता था कि कहीं रोहन भूखा न रह जाए, कहीं उसे ठंड न लग जाए। विक्रम सिर नहीं उठा पा रहे थे। सर्दियों में हम ठीक से हीटर भी नहीं जलाते थे। तेल के पैसे बचाने के लिए अंजलि की आवाज कांप रही थी। जब भी रोहन स्कूल जाने की बात करता, मेरा दिल टूट जाता। जिसके पास रहने को एक ठीक ठाक घर न हो, वह उसे स्कूल कैसे भेजे? अंजलि ने अपना चेहरा फेर लिया। आपको यह सब कहां पता होगा? आप तो अपने गर्म घर में आराम से सो रहे थे। विक्रम रोने लगे। मुझे सच में नहीं पता था। न पता होने से क्या सब माफ हो जाता है? अंजलि की आवाज ऊंची हो गई, लेकिन फिर धीमी हो गई। मैं भी थक गई थी, बहुत ज्यादा। वह वहीं बैठ गई, घुटनों में सिर छिपाकर रोने लगी। विक्रम उसकी ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन रुक गए। अंजलि ने हाथ से इशारा किया, मेरे पास मत आना। विक्रम वहीं रुक गए। काफी देर तक वे ऐसे ही रहे, बस अंजलि के रोने की आवाज आ रही थी। समय बीतता गया। अंजलि ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे। सिर उठाकर विक्रम को देखा। आप यहां क्यों आए हैं? आप क्या चाहते हैं? विक्रम ने सावधानी से जवाब दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी और रोहन की देखभाल करना चाहता हूं। अंजलि ने सिर हिलाया। हमें जरूरत नहीं है अंजलि, हम जैसे तैसे जी रहे थे। अब हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। अंजलि की आवाज में दृढ़ता थी। विक्रम आगे बढ़े। रोहन मेरा बेटा है। अंजलि ने सिर उठाया। एक बच्चे को पिता की जरूरत होती है। एक गर्म घर, स्कूल, दोस्त, इन सब की जरूरत होती है। विक्रम की आवाज में एक तड़प थी। तुम मुझे माफ न भी करो तो चलेगा, लेकिन रोहन के लिए प्लीज। अंजलि काफी देर तक चुप रही। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसने मुड़कर तंबू की ओर देखा। रोहन तंबू के अंदर से बाहर देख रहा था। अंजलि की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसकी आवाज कांप उठी, अगर बच्चा नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। विक्रम ने सिर हिलाया। वे दोनों तंबू की ओर लौटे। रोहन एक कंबल ओढ़े बैठा था। अंजलि उसके पास बैठ गई। रोहन, अंजलि ने धीरे से कहा, यह तुम्हारे पापा हैं। रोहन ने विक्रम को देखा। उसकी आंखें कांप रही थीं। विक्रम रोहन के सामने घुटनों के बल बैठ गए। रोहन, पापा को माफ कर दो। मैं तुम्हें 12 साल तक ढूंढ नहीं पाया। रोहन ने सिर झुका लिया। उसके छोटे से हाथ ने कंबल को कसकर पकड़ लिया था। विक्रम ने आगे कहा, पापा को नहीं पता था कि तुम और मां कहां हो, लेकिन अब पता चल गया है। विक्रम की आवाज कांप रही थी। अब से मैं तुम दोनों की हिफाजत करना चाहता हूं। तुम एक गर्म घर में रहोगे, स्कूल जाओगे, दोस्त बनाओगे। रोहन ने सिर उठाया। क्या मैं स्कूल जा सकता हूं? विक्रम का दिल टूट गया। हां बेटा, तुम स्कूल भी जाओगे, अच्छा खाना भी खाओगे, सब कुछ कर सकते हो। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं दोस्त भी बना सकता हूं? विक्रम ने सिर हिलाया। उनका गला रूंध गया था। हां बेटा, सब कुछ। रोहन ने अपनी मां को देखा। मां, क्या यह ठीक है? अंजलि ने अपने बेटे को गले लगा लिया। वह रोते हुए कुछ नहीं बोल पाई, और फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। रोहन सावधानी से विक्रम के पास गया। अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे खींचकर गले लगा लिया। रोहन, पापा को सच में माफ कर दो। रोहन विक्रम के सीने से लगकर रोने लगा। अंजलि भी उन्हें देखकर रो रही थी। वे तीनों तंबू के अंदर काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। सर्दियों की ठंडी रात थी, लेकिन अंदर बहुत गर्मी थी। कुछ देर बाद विक्रम उठे। आज रात हम एक होटल में रुकेंगे, कल से मैं एक घर ढूंढूंगा। अंजलि हिचकिचाई। उसने रोहन को देखा, फिर तंबू को, और फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। रोहन अपनी मां का हाथ पकड़कर उठा। वे तीनों तंबू से बाहर निकले। विक्रम की गाड़ी गली के मुहाने पर खड़ी थी। रोहन ने गाड़ी देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वाह,
कितनी अच्छी है। विक्रम मुस्कुराए और दरवाजा खोला। रोहन और अंजलि पिछली सीट पर बैठ गए। विक्रम ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। उन्होंने रियर व्यू मिरर से रोहन को देखा। बच्चा हैरानी से खिड़की के बाहर देख रहा था। अंजलि ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। गली से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गई। शहर की रोशनियां खिड़की से गुजर रही थीं। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। यह एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपना खोया हुआ परिवार वापस पा लिया था और अब आगे का रास्ता साथ मिलकर तय करना था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और सामने देखा। एक नई शुरुआत की ओर गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1 महीना बीत गया। विक्रम ने मुंबई के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर खरीद लिया। यह आंगन वाला 1-2 मंजिला घर था। कोई आलीशान हवेली नहीं, बल्कि एक प्यारा सा गर्मजोशी से भरा घर। जिस दिन वे शिफ्ट हो रहे थे, विक्रम सुबह जल्दी ही पहुंच गए। क्लीनिंग कंपनी पहले ही आकर घर को साफ कर चुकी थी। विक्रम ने धीरे धीरे घर का जायजा लिया। लिविंग रूम में धूप आ रही थी। रसोई छोटी और सुंदर थी और ऊपर 3 कमरे थे। विक्रम रोहन के कमरे में गए। एक मेज, एक बिस्तर और एक अलमारी रखी थी। खिड़की के बाहर छोटा सा आंगन दिख रहा था। विक्रम खिड़की के पास खड़े हो गए। एक गहरी सांस ली। दोपहर में अंजलि और रोहन पहुंचे। विक्रम ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। रोहन ने घर देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वाह, क्या यह सच में हमारा घर है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, यह हमारा घर है। रोहन ने जूते उतारे और घर के अंदर भागा। लिविंग रूम में घूमा, रसोई में झांका और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। अंजलि दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। विक्रम अंजलि के पास खड़े हुए। अंदर आ जाओ। अंजलि धीरे धीरे अंदर आई। उसने लिविंग रूम को देखकर अपने होंठ भींच लिए। विक्रम उसके चेहरे के भाव देख रहे थे। अगर तुम्हें कुछ भी असहज लगे तो बता देना। अंजलि ने सिर हिलाया। नहीं, यह बहुत अच्छा है। उसकी आवाज धीमी थी। रोहन ऊपर से नीचे आया। माँ, मेरा अपना कमरा है, उसमें मेज और बिस्तर भी है। अंजलि ने अपने बेटे को गले लगाते हुए अपने आंसू रोके। शाम हो गई। विक्रम रसोई में खाना बना रहे थे। अंजलि मदद के लिए आई, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। आज मैं बनाऊंगा। अंजलि डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रोहन भी उसके पास बैठ गया। विक्रम ने दाल मखनी और चावल बनाए। उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, ये साथ ने साथी को बनाने करता है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। उन्होंने मेज पर खाना लगाया। तीनों मेज के चारों ओर बैठ गए। विक्रम ने रोहन और अंजलि को देखा। खूब खाओ। रोहन ने चम्मच उठाया और एक निवाला खाया। बहुत अच्छा बना है। विक्रम मुस्कुराए। अंजलि ने भी चुपचाप खाना शुरू कर दिया। खाने के दौरान ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन वह चुप्पी असहज नहीं थी। वे तीनों एक ही जगह पर एक ही खाना खा रहे थे। इतना ही काफी था। रात गहरी हो गई। रोहन ऊपर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। विक्रम ने कमरे में जाकर उसे कंबल ओढ़ाया। आराम से सो जाओ बेटा। रोहन ने विक्रम को देखा। पापा, क्या आप कल भी यहीं रहेंगे? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ पापा, आप हमेशा यहीं रहेंगे। रोहन मुस्कुराया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। विक्रम ने रोहन के सिर पर हाथ फेरा और चुपचाप कमरे से बाहर आ गए। नीचे आने पर अंजलि सोफे पर बैठी थी। विक्रम उसके सामने बैठ गए। कुछ देर शांति रही। अंजलि, विक्रम ने पहले बात शुरू की। मैंने चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। अंजलि ने सिर उठाया। क्यों? विक्रम ने जवाब दिया। 12 साल तक मैंने सिर्फ कंपनी को देखा, अब मैं अपने परिवार को देखना चाहता हूं। अंजलि ने कुछ नहीं कहा। मैं रोहन को बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, उसे स्कूल छोड़ना चाहता हूं, उसके साथ खाना खाना चाहता हूं, बस उसके साथ रहना चाहता हूं। विक्रम की आवाज शांत थी। अंजलि ने सिर झुका लिया। यह आसान नहीं होगा। विक्रम ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूं। अंजलि काफी देर तक चुप रही। मुझे अभी भी यह सब थोड़ा अजीब लग रहा है, तुम्हारे साथ एक ही घर में रहना। विक्रम उसे देखते रहे। लेकिन मैं रोहन के लिए कोशिश करूंगी, इसमें समय लगेगा। विक्रम ने सिर हिलाया। हम धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। दोनों फिर से चुपचाप बैठे रहे। 1 और महीना बीत गया। विक्रम ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सब कुछ अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया और कंपनी छोड़ दी। मां का फोन आया। तुम सच में छोड़ रहे हो? विक्रम ने जवाब दिया। जी मां, तुम पछताओगे? मां की आवाज ठंडी थी। विक्रम ने चुपचाप फोन रख दिया। घर लौटते समय विक्रम के कदम हल्के थे।
अब वह हर सुबह रोहन को स्कूल छोड़ने जाते थे। रोहन स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बैग लटकाए दरवाजे पर आता। पापा चलें। विक्रम सिर हिलाकर कार की चाबी उठाते। कार में रोहन स्कूल की बातें करता, दोस्तों की, टीचर की, लंच की। विक्रम उसकी सारी बातें सुनते और सिर हिलाते। एक दिन सुबह रोहन कार में चुपचाप बैठा था। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई बात है? रोहन कुछ पल हिचकिचाया। पापा, सच कहूं तो मुझे अभी भी आपको पापा कहने में थोड़ा अजीब लगता है। विक्रम का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रुक गया। रोहन ने सिर झुका लिया। सॉरी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल में एक चुभन सी हुई। स्कूल के सामने पहुंचकर रोहन कार से उतरा। अंकल। नहीं पापा, मैं चलता हूं। रोहन स्कूल के अंदर भाग गया। विक्रम स्टीयरिंग व्हील पकड़े काफी देर तक बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोपहर में वे किराने का सामान खरीदने गए। अंजलि के साथ बाजार गए। सब्जियां, दाल, चावल, फल खरीदे। अंजलि सामान चुनते हुए दाम देख रही थी। विक्रम उसके बगल में थैला पकड़े खड़े थे। यह ले लें? अंजलि ने एक सेब उठाकर पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ ठीक है। घर लौटकर उन्होंने साथ में रात का खाना बनाया। अंजलि खाना बना रही थी और विक्रम उसकी मदद कर रहे थे। सब्जियां धोना, मसाले देना, मेज लगाना। रोहन स्कूल से लौट आया। मैं आ गया। तीनों फिर से मेज पर बैठ गए। खाना खाते हुए दिन भर की बातें की। रोहन ने स्कूल में हुई बातें उत्साह से बताईं। आज स्पोर्ट्स में फुटबॉल था, मैंने एक गोल किया। विक्रम ने ताली बजाई। वाह, बहुत बढ़िया। अंजलि भी मुस्कुराते हुए रोहन को देख रही थी। एक रात रोहन के सो जाने के बाद विक्रम और अंजलि लिविंग रूम में बैठे थे। अंजलि ने धीरे से कहा, विक्रम, क्या यह सच में सही फैसला है? विक्रम ने उसे देखा। मैं 12 साल तक अकेले रही हूं। अब किसी पर इस तरह निर्भर रहना मुझे अजीब लगता है। अंजलि की आवाज कांप रही थी। और रोहन के लिए भी यह सब उलझन भरा होगा। अचानक से एक पापा मिल जाना। विक्रम ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं यह अजीब है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन अगर हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। अंजलि ने अपने आंसू पोंछे। शुक्रिया। विक्रम मुस्कुराए। मौसम बदला। सर्दियां गईं और वसंत आ गया। आंगन में फूल खिलने लगे। रोहन आंगन में खेल रहा था। विक्रम और अंजलि एक बेंच पर बैठे उसे देख रहे थे। पापा, माँ, यह देखो। रोहन ने हाथ हिलाया। विक्रम और अंजलि उठे और रोहन के पास गए। रोहन ने जमीन पर एक छोटा सा फूल देखा था। फूल खिला है। विक्रम घुटनों के बल बैठकर फूल को देखने लगे। सच में बहुत सुंदर है। अंजलि भी उनके पास बैठ गई। तीनों एक साथ उस छोटे से फूल को देख रहे थे। उसी पल विक्रम को एहसास हुआ, खुशी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, यह छोटे छोटे पल ही थे। साथ में हंसना, साथ में किसी चीज को देखना, यही खुशी थी। विक्रम ने रोहन के सिर पर हाथ फेरा और अंजलि का हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने चौंक कर विक्रम को देखा। विक्रम चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अंजलि भी धीरे धीरे मुस्कुराई और अपना हाथ नहीं हटाया। वे तीनों आंगन में बैठकर वसंत का आनंद ले रहे थे। यह एक नई शुरुआत थी। खोए हुए 12 साल वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन अब से आने वाला हर पल साथ में था। विक्रम ने आसमान की ओर देखा। सूरज की गर्म किरणें नीचे आ रही थीं। आसमान साफ और नीला था। उनका दिल भी अब वैसा ही साफ हो रहा था।